हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप अपने प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपको 2 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। मैं आपके साथ अपने पिछले 3 साल के आरटीआई कॉपी को भी शेयर करूंगा कि मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या गलती की है और क्या क्या चीज सही की है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है गुलशन कुमार साहू। मैं सीजीपीएससी 2021 बैच से स्टेट फाइनेंस सर्विस में अकाउंट ऑफिसर हूँ। दोस्तों, 2 और 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो सीजीपीएससी के एग्जाम में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसको आपको स्ट्रेटेजिकली समझना है और लिखना है। जब भी एक एग्जामिनर आपके आंसर शीट को चेक करता है तो सबसे पहले वो 2 नंबर के क्वेश्चन, फिर 4 नंबर, फिर 8, 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन को चेक करता है। तो इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि 2 नंबर के जो क्वेश्चन है और 4 नंबर के क्वेश्चन है वो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का एक आईडी कार्ड है। वो 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन को देख करके एक अंदाजा लगाता है कि आप आगे के आंसर में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। इसीलिए ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दोनों का आंसर राइटिंग स्किल अलग अलग है। आंसर लिखने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट आपके पास होनी चाहिए। पहला है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, रीड द कीवर्ड्स एंड राइट अकॉर्डिंगली। किसी भी क्वेश्चन का उत्तर लिखने से पहले उससे पहले आपको उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझना है कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसमें दिए गए कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको उस आंसर को लिखना है। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो उस क्वेश्चन में लिखा रहता है। हम आगे कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगला प्री रिक्विजिट है मोस्ट ऑफ द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक। मतलब सीजीपीएससी जो भी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन पूछता है वो मेनली किसी भी टॉपिक के व्हाट एस्पेक्ट पर ज्यादा फोकस किया रहता है कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, डिस्कस करिए, डिफाइन कीजिए, कमेंट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। चाहे वो जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में ये रहता है कि आपको उसके व्हाट एस्पेक्ट पर लिखना है कि एग्जैक्टली वो चीज है क्या, जिसमें व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन ये सारी चीज भी अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके से आएंगे क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। दोस्तों, अगला प्री रिक्विजिट है राइट आंसर स्ट्रेट फॉरवर्डली फॉलोइंग द करेक्ट स्ट्रक्चर। दोस्तों, ये जो प्री रिक्विजिट है ये मैंने बनाया हुआ है आपके लिए। इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा आंसर को लिखना है। इसमें मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डली वर्ड जो है उसको अलग से ब्लैक कलर में हाईलाइट किया है और नीचे एक वर्ड लिखा है करेक्ट स्ट्रक्चर। ये 2 वर्ड को आपको ध्यान देना है अपने उत्तर को फ्रेम करने के लिए। दोस्तों, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जनरली कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि तू बाल की खाल निकालता है, शब्दों के पीछे पड़ जाता है, बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करता है। कभी कभी ये मेरे लिए डिट्रीमेंटल भी हो जाता है तो कभी कभी ये मेरे लिए बेनिफिशियल भी हो जाता है। तो इसी स्किल का यूज करते हुए हम 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखना है इसको हम देखेंगे। दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्डली का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्डली का मतलब होता है इन अ वे दैट इज अनकॉम्प्लिकेटेड एंड इजी टू डू और अंडरस्टैंड। दोस्तों, यहाँ पे आप 2 वर्ड देख पा रहे हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये आपका एक बेसिक आइडिया हो गया कि आपको आंसर कैसे लिखना है। पहला, अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखना है और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में, कॉम्प्लेक्स तरीके से और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जगह है वो काफी कम रहता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 लाइन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 7 लाइन दिया रहता है। मैंने इंटरनेट से स्ट्रेट फॉरवर्डली का सिनोनिम्स निकाला है जिसमें आप देख सकते हैं। इन सारे वर्ड को समझ करके आपको 2 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखना है इसका एक आइडिया हो जाएगा। पहला वर्ड एक्यूरेटली, आपको आंसर एक्यूरेटली लिखना है, करेक्टली सही तरीके से लिखना है, डिसेंटली अच्छे से लिखना है, इक्वली, इक्विटेबली, ऑनेस्टली ज्यादा इधर उधर घुमाना नहीं है, आपको सीधे टू द पॉइंट बात करना है, ऑनरेबली मतलब सही शब्दों का उपयोग करना है, सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करना है, ओछा और तुच्छ भाषा और सड़क छाप काम चलाऊ भाषा का उपयोग करके आपको उत्तर नहीं लिखना है। इम्पार्शली मतलब किसी भी तरीके से बायस्ड हुए बिना उसका उत्तर लिखना है। प्रॉपरली, रीजनेबली, राइटफुली आपको आंसर प्रॉपर लिखना है, विथ रीजन लिखना है
और सही तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया है कि आपको आंसर को किस तरीके से लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट और डायरेक्ट, इसी तरीके से लिखना है। दोस्तों 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन से यूपीएससी ये देखना चाहता है कि उसका एस्पिरेंट वो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसमें तथ्यों के प्रति कितनी ऑब्जेक्टिविटी है, वो किस तरीके से फैक्चुअली करेक्ट है या उसका फैक्चुअल नॉलेज का स्ट्रेंथ क्या है, ये चेक करता है। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से वो एस्पिरेंट का एनालिटिकल स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग को चेक करता है कि एक एस्पिरेंट किस तरीके से अपने फैक्ट्स को बैकअप करता है। दोस्तों जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसका मेजर स्टाइल ऑफ आस्किंग क्या है, इसको आप देख सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सीजीपीएससी किसी भी टॉपिक के व्हाट एस्पेक्ट पर ज्यादा पूछता है, जैसे कि एक्सप्लेन, डिस्कस, डिफाइन, इलाबोरेट, थ्रो लाइट ऑन, राइट अबाउट, इस तरीके के शब्दों से आपको उसके बारे में लिखना है। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, इससे आप क्या समझते हैं। कमेंट, एग्जामिन, क्रिटिकली इवैल्यूएट, इसको मैंने इसके नेचर के कारण इसको एक कैटेगरी में लिखा है। और चौथा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉजेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। इस तरीके से सीजीपीएससी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, जिसका आपको डायरेक्टली उस क्वेश्चन के कीवर्ड को समझना है और आंसर लिखना है। दोस्तों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल क्वेश्चन रहते हैं, जिसको आपको एक्सप्लेन करना रहता है या डिफाइन करना रहता है, डिस्कस करना रहता है, उसके बारे में इलाबोरेट करना रहता है, इस तरीके क्वेश्चन को किस तरीके से लिखेंगे, किसी भी टॉपिक का व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ और उसका आउटकम पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इफेक्ट क्या पड़ा उसका इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी टॉपिक के ये सारे एस्पेक्ट पर पूछा जाता है। दोस्तों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अगर किसी तरीके का डेफिनेशन डिमांड करता है तो उसका डेफिनेशन लिखते समय आपको टेक्निकल वर्ड्स को यूज करना है और उसको उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से लिखा जाना चाहिए। अगर आप उसके लैंग्वेज को डाइल्यूट कर देंगे तो आपके लिए वर्ड्स भी ज्यादा लगेगा और उसका इम्पैक्ट भी कम पड़ेगा और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके आंसर्स पर पड़ेगा। दोस्तों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखते समय एक बड़ा डाउट ये रहता है कि हमें उसमें मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि अगर वो क्वेश्चन डिमांड करता है और आपके पास उसका स्किल है कि आप मैप बना पाए, डायग्राम बना पाए और आपने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है उस क्वेश्चन को, तो आपको उसको जरूर बनाना चाहिए। और अगर क्वेश्चन का डिमांड नहीं है तो आप उसमें नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। दोस्तों अब हम देखते हैं मेरे 3 साल के पास्ट के आरटीआई कॉपी को। ये मेंस 2018 का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के स्थल लोथल का महत्व बताइए। इस क्वेश्चन में मुझे 1 नंबर मिला हुआ है और इसका जो आंसर है वो मैंने प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं लिखा है और टू द पॉइंट नहीं लिखा है। जो भी पॉइंट्स मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंगली मुझे 1 नंबर मिला है। जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से सही मार्किंग हुआ है। अगला क्वेश्चन है जैन और बौद्ध धर्म में 2 समानताएं एवं 2 अंतर लिखिए। इस क्वेश्चन में मैंने 2 समानताएं और 2 अंतर लिखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन में मुझे 1.5 नंबर मिला हुआ है। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन को मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ लोथल को अगर आज के डेट में मैं लिखूंगा तो उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करूंगा। इसका आंसर मैं पॉइंट वाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लिखूंगा। पहला पॉइंट कि जो लोथल है वो एक मेरीटाइम ट्रेड हब था और एक मेजर पोर्ट सिटी था। दूसरा पॉइंट है डॉकयार्ड सिटी फैसिलिटेटिंग शिप मूवमेंट एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तीसरा पॉइंट है एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग विथ वेल ऑर्गेनाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम। चौथा पॉइंट है बीड इंडस्ट्री एडवांस मेटलर्जी विच शोज हाई लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। अगला क्वेश्चन है वैदिक देवता वरुण का महत्व बताइए। दोस्तों इस आंसर को एनालिसिस करते समय इसको काटा मैंने। जिस समय इसका आंसर लिख रहा था उस समय मुझे प्रॉपरली नहीं पता था, इसलिए मैंने एक बहुत जनरलाइज्ड आंसर लिखा है जिसे मुझे 1 नंबर मिला हुआ है। अगर आज इसका आंसर लिखना होता तो मैं इस तरीके से लिखता इंपॉर्टेंस ऑफ वरुण गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर रीता विच गवर्न्स द यूनिवर्स। दोस्तों रीत जो है वो यूनिवर्सल कॉस्मिक रूल है जिसके तरीके से पूरी पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड गवर्न करता है। अगला पॉइंट है गार्जियन ऑफ मोरल लॉ ओवरसीयर ऑफ मोरल ऑर्डर। जो वरुण डीटी है, जो वरुण देव है, वो संसार के मोरल लॉ को गवर्न करता है। तीसरा पॉइंट है लॉर्ड ऑफ वाटर ओशन रिवर एंड ऑल वाटर बॉडीज ही कंट्रोल्स द सेलेस्टियल वाटर।
अगला पॉइंट है सिंबल ऑफ कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। इस तरीके से 4 लाइन में मैंने वरुण देवता के इंपॉर्टेंस को लिखा है और उसका ज्यादा किसी भी तरीके से मैंने डिटेलिंग नहीं की है। अगला क्वेश्चन है तुर्कान ए चहलगानी पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे 1.5 नंबर मिला हुआ है। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कोई 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसमें मैंने 4 कारण लिख दिए हैं, इसके कारण मुझे इसमें 1.5 नंबर मिला हुआ है। दीन ए इलाही के 4 प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो इस क्वेश्चन में मुझे आधा नंबर मिला हुआ है। उस समय में इस क्वेश्चन के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी और अगर आज इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होता तो उस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दिखता। पहले आप लिखते 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। पहला पॉइंट टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस बिलीफ। दूसरा पॉइंट है although a syncretic religious movement it promoted the idea of single universal god। मतलब जो दीन इलाही था वो सभी धर्मों की कॉमन चीजों को मिला करके, अच्छी चीजों को मिला करके एक सिंक्रेटिक रिलीजियस मूवमेंट के तरीके से इसका शुरुआत किया गया था। तीसरा पॉइंट है मेंबर्स हैव टू लिव अ मोरल, इथिकल एंड वर्चुअस लाइफ बेस्ड ऑन ट्रूथफुलनेस, पीटी एंड जस्टिस। चौथा पॉइंट है लॉयल्टी टू एम्परर अकबर। तो इस तरीके से मैं इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखने का प्रयास करता। अगला प्रश्न है चिश्ती संप्रदाय के 4 संतों के नाम लिखे। तो इस क्वेश्चन में नाम लिखे और 4 इनको फोकस करना है, आपको सिर्फ 4 लिखना है और उसके सिर्फ नाम लिखना है। मराठों के अभ्युदय के 4 कारण लिखे। इसमें आपको सिर्फ 4 कारण लिखना है और ये 4 कारण मैंने लिखा हुआ है। इस कारण इस क्वेश्चन में मुझे 2 नंबर मिला हुआ है। विजयनगर साम्राज्य में नारियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न में मुझे 1.5 नंबर मिला हुआ है। इस प्रश्न के उत्तर को मैंने अच्छे से नहीं लिखा है। इसमें क्या क्या कमी है? पहला है स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर की कमी है। आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। कंटेंट की कमी है और आंसर टू द पॉइंट वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इस कारण इसमें मार्किंग मुझे अच्छे से नहीं मिला है और सिर्फ 1.5 नंबर मिला हुआ है। दोस्तों अगर कंडीशन ऑफ वुमेन इन विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन को आज के डेट में अगर लिखना होता तो मैं उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करता। पहला पॉइंट है सोशल स्टेटस, इंजॉयड हायर सोशल स्टेटस कंपेयर टू अदर सोसाइटी। उस समय के जो विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं थी कंपेरेटिवली दूसरे समाजों से ज्यादा हायर सोशल स्टेटस को एंजॉय करती थी और जो रॉयल वुमेन होते थे वो पॉलिटिकल और कल्चरल अफेयर में एक बड़ा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वो रखते थे। जो रॉयल वुमेन होते थे वो वेल एजुकेटेड और वो लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक जैसे चीजों में इंगेज रहते थे। दूसरा पॉइंट है पब्लिक लाइफ, दे पार्टिसिपेटेड इन रिलीजियस सेरेमनीज, फेस्टिवल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थी वो रिलीजियस सेरेमनीज में, त्योहारों में और प्रशासन में भाग लेती थी। तीसरा पॉइंट फैमिली लाइफ, विजयनगर साम्राज्य में जो फैमिली थी वो पितृसत्तात्मक थी। उस समय जो शादियां थी वो अरेंज मैरिज होती थी और वही उस समय का नॉर्म्स था और ट्रेडिशन था। चौथा पॉइंट है लीगल राइट्स, उस समय की कुछ महिलाओं को प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार का जो हक था वो मिलता था। हालांकि ये जो हक है वो पूरी तरीके से पैन विजयनगर साम्राज्य नहीं था और ये कुछ हिस्सों में लिमिटेड था। पांचवा पॉइंट है कल्चरल रोल, उस समय की जो विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं थी वो फैमिली ट्रेडिशन के कस्टोडियन के रूप में देखी जाती थी। अगला प्रश्न है कृषि के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्प्रभाव को लिखिए। दोस्तों इस प्रश्न में मुझे 1.5 नंबर मिला हुआ है। इस प्रश्न में भी वही कमी है, स्ट्रक्चर, कंटेंट और वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर नहीं है और जितना मैंने कंटेंट लिखा है उसके हिसाब से सही मार्किंग किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार करने के 4 कारण लिखिए। तो दोस्तों इसमें जो मैंने आंसर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया है, तो इस प्रश्न का आंसर में मुझे 4 नंबर मिला हुआ है। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों के प्रति अपनाई गई रिंग फेंस नीति का वर्णन कीजिए। इसमें मुझे 1 नंबर मिला हुआ है जो कि कम है क्योंकि मैंने एक बहुत ही खराब आंसर लिखा है। जब मैं इसका एनालिसिस कर रहा था तो मैंने हर लाइन को इस तरीके से काट दिया जो इस आंसर में प्रॉपरली फिट नहीं बैठता था। इस तरीके से जब आप अपने आंसर्स का रूथलेसली एनालिसिस करते हैं, हर वो लाइन, हर वो शब्द, हर वो वर्ड जो आपके आंसर में फिट नहीं बैठता है या आपको वो नंबर नहीं दिला सकता है, वो उस आंसर के हिसाब से पूरी तरीके से बकवास है, उसको काट देना ही सही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ाई किए रहते हैं
तो हम अपने पढ़ाई को लेकर के इमोशनल हो जाते हैं और बहुत सारे जो फैक्ट्स है, डाटा है जो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नहीं है और रिलेवेंट नहीं है, उसको भी हम पोर कर देना चाहते हैं उस क्वेश्चन के आंसर में। तो इस तरीके की पद्धति से, इस तरीके के ट्रेंड से आपको बचना चाहिए। आपको अपने नॉलेज के प्रति ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। आपको इमोशनल नहीं होना है और बकवास आंसर नहीं लिखना है। आपको वही लिखना है जो उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्पष्ट तरीके से उसमें जो कीवर्ड्स दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही लिखना है। अगर इंपॉर्टेंस लिखना है तो सिर्फ इंपॉर्टेंस लिखना है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो 4 पॉइंट सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव को ही लिखना है। और जो 4 नंबर के क्वेश्चन है उसको आपको वेल स्ट्रक्चर्ड करना है पॉइंट वाइज, और उसको छोटे छोटे सब टाइटल्स में तोड़ करके लिखना है, जैसा कि हमने विजयनगर साम्राज्य की महिलाओं के बारे में देखा है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। इसमें मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया है पिछले गलतियों से ओवरकम करके। इसमें 1.5 नंबर मिला हुआ है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत हुई विभिन्न बौद्ध समितियों विषयक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें मुझे 1.5 नंबर मिला हुआ है, जो कि एक डिसेंट मार्किंग है। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है, किस डेट में, कहां पर, और उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके संरक्षण कौन थे, और उस समिति में मेन वर्क क्या हुआ, इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एम्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सत्य शोधक समाज लिखना है। फ्रांसीसी कंपनी का भारत में किन स्थानों पर प्रभुत्व स्थापित था। फ्रेंच कंपनी के जो मेन सेंटर थे उसके नाम मैंने लिख दिए हैं, मसूलीपट्टनम, मद्रास, पौंडीचेरी, येणम, और कुछ फैक्ट्रियां बंगाल और सूरत में भी स्थापित थी। दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर में आप इस व्हाइट स्पेसिंग का यूज करते हुए इतने स्पेस पर आप एक मैप बना सकते थे इस तरीके से। दोस्तों, मैंने एक रफ मैप बनाया हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस करके अच्छे से मैप बना सकते थे, और जिस जगह को आपको मेंशन करना है उसको इस तरीके से कर सकते थे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इस तरीके से, और ए बी सी, इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट करते तो और ज्यादा बेहतर दिखता। तो जो एक डाउट था कि आपको मैप बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो ये डाउट इस प्रश्न से क्लियर हो जाता है कि अगर आपके पास स्किल है, जगह है, टाइम है, और वो क्वेश्चन डिमांड करता है, तो आपको मैप जरूर बनानी चाहिए। इस तरीके से इतने छोटे से जगह में किस तरीके से मैप बनाया जा सकता है, ये मैंने आपको लाइव बताया है। अगर ABCD करके आप उसको मैप बना करके प्रेजेंट करते तो ये जो 1.5 नंबर मिला हुआ है वो बढ़ करके 2 नंबर भी हो सकता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल में आवागमन एवं संचार के साधनों के विकास को उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखना है, तो वो अब 4 ऑब्जेक्टिव मैंने लिख दिया है। आजाद हिंद फौज की स्थापना में मोहन सिंह की भूमिका को रेखांकित कीजिए। इस क्वेश्चन का प्रॉपरली मुझे आंसर नहीं पता था, तो जो आंसर उस समय मुझे पता था तो मैंने लिख दिया, और इसमें मुझे आधा नंबर मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदीन कालीन प्रतिनिधि संस्थाएं, सभा और समिति के महत्व पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न में मुझे 2.5 नंबर मिला हुआ है। ये प्रश्न भी वेल स्ट्रक्चर्ड किया जा सकता था और इसमें कंटेंट इनकॉर्पोरेट किए जा सकते थे। अगला प्रश्न है, चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इस क्वेश्चन को भी वेल स्ट्रक्चर किया जा सकता था। इस पॉइंट को इस तरीके से अलाइन करके इसको वो वेल स्ट्रक्चर करते, और इस वाले पोर्शन में हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और उसके हेड और उसके फंक्शन इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके हम एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाते तो ज्यादा बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कर सकते थे। अगला प्रश्न है, दीन इलाही क्या थी, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का भी उत्तर मैंने उतने अच्छे से नहीं लिखा था और इसलिए इसमें 2 नंबर मिला है। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मैंने अच्छे से लिखा हुआ है। इसमें जो कंटेंट है वो काफी रिच है और वेल ऑर्गेनाइज भी है, और इसलिए इसमें 2.5 नंबर मिला हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। हमने ये देखा कि 2 नंबर और 4 नंबर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, क्या क्या गलतियां मैंने की उसको आपने लाइव देखा हुआ है, और उन गलतियों को किस तरीके से हम सुधार सकते हैं ये भी आपने देखा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।